चलिए एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सभी के साथ मोहित और आप सभी देख रहे हैं बावट टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल पर वर्तमान समय में शिल्पा मैम बैठी हुई हैं और बहुत लंबे समय से, या यूं कहूँ कि इन दिनों चर्चा का विषय ये है कि देवघर की पहली महिला। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका, तो तहे दिल से आभार आपका प्रकट समय देने के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका भी, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हमने देखा पिछले जितना भी समय मैंने आपके साथ बिताया, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपको आ रहे हैं, लेकिन तहे दिल से आपका आभार प्रकट कि आपने हमें समय दिया और आज हमारे साथ आप बैठी हैं। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपके पूरे परिवारजनों को और समस्त जितने भी आपके मित्रगण हैं, तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट कि जिस तरीके से आप आज इस पद पर हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा बहुत बड़ी जो हमारी उपलब्धि होती है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट। और जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे उन सभी से आग्रह निवेदन कि जैसे ही आप स्ट्रीम पर आएंगे, जैसे ही आप हमारे पॉडकास्ट को देखेंगे, एक शेयर आप लगा देंगे, बहुत सारे दर्शक देखेंगे और साथ ही साथ कुछ बातचीत मैम से। सबसे पहले तो कैसा महसूस हो रहा है मैम? थैंक यू सो मच वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत खुश महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है घर आकर, अपने गाँव आकर। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको कल देखा था त्यूनी की बात, वहाँ पर आता हूँ। बहुत सारी बातें करनी है मैम, बहुत सारे मुझे कल से पर्सनली फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं कि आप मिलो, कुछ बातें। और इंस्पिरेशन जैसे आप युवाओं के लिए हो अभी प्रेजेंट टाइम में, तो जैसे आप कल त्यूनी पहुँचते हो, आपकी आंखों में आंसू दिखते हैं मुझे, उनकी वजह? उनकी सबसे बड़ी वजह मेरे परिवार के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, मेरे चाचू और मेरे 2 बड़े भैया। तो उन्हें देखकर मुझे वो सभी बचपन से उन्होंने जो सपने दिखाए, जो सपोर्ट किया, और बहुत कुछ अच्छे कुछ बुरे सभी दिन, बहुत सारी यादें, वो सब याद आए, तो वही उसका कारण था। चलिए, बहुत सारे लोगों की मैं आपको मैम पहले नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने आपको देखा, आपकी आंखों में आंसू थे, सच बताऊं तो मेरी आंखें नम हो गई। आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूं। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट पहले किए, किरण मैम अटाल वालों से हम मिले हैं, अनूप चांटा जी से हम मिले हैं, बलबीर सिंह रावत जी से हम मिले हैं, लेकिन आज पहली बार मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं। आपके सामने बैठकर आपसे बातचीत कर थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूं। लेकिन आपकी बेसिक शिक्षा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक आपको नर्वस होना चाहिए, या आप मुझसे उम्र में छोटे हो तो मेरे छोटे भाई हो, बड़े हो तो भैया हो, तो वी कैन बी वेरी कंफर्टेबल, भाई बहन के जैसे ये इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट इज इट। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई एम सो सॉरी, यू कैन रिपीट दैट। आपकी जो बेसिक शिक्षा है, आपका जो प्रारंभिक पढ़ाई का रहा है, वो कहाँ से रहा है, कौन से स्कूल से रहा है? सर, वो सोलंग में जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, मैंने 5वीं तक की पढ़ाई वहाँ से की है। उसके बाद 6ठी से 10वीं तक की स्कूलिंग मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग शिमला में की है, और 11वीं और 12वीं की शिक्षा अगेन जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर, जो हिमाचल में एक और डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पूरी की है। जी, पहली बार मैम यूपीएससी तैयारी करने का ख्याल कैसे? सर, यूपीएससी का ख्याल तो मेरे पापा ने मुझे ये यूपीएससी और आईएएस जॉब के बारे में बताया था बचपन में, जब मैं 3rd क्लास में थी, तो वहीं से मैंने ठान लिया था कि आईएएस बनना है। बट डेफिनेटली मुझे बहुत बड़ी उम्र तक, लगभग 17-18 साल की उम्र होने तक, मुझे ये बिल्कुल आभास नहीं था ये किस प्रकार की नौकरी है। मुझे एक रफ आइडिया था मेरे पापा से, वो हर बार मुझे कुछ ना कुछ बताते थे, और इनफैक्ट उन्होंने जो मुझे बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई, उनमें से पहली ही बात ये थी कि द सर्विस इज़ रिलेटेड टू, लोगों की सेवा से जुड़ी सर्विस है, और साथ में आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और भी सोशल तौर पर बहुत रिकॉग्निशन देने में और आपको सक्षम बनाने के लिए बहुत अच्छी सर्विस है। तो वहीं से मुझे सर्विस के बारे में पता चला पापा से। चलिए, मैंने कल स्टेटस डाला था व्हाट्सएप में मैम ना, थोड़ा सा पर्सनली। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है सुन्नी से, मन्नत खान, वो भी यूपीएससी तैयारी कर रही हैं। तो उनका ये पर्सनल सवाल है आपसे, मन्नत खान है, उनका पर्सनल है कि जब आपने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए गए, तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन होती है वो क्या होती है? मतलब आपने कितने समय दिया है पहले दिन, इंटरव्यू के पहले दिन अपने आप को कितना समय दिया, जब आप अकेले होते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, और अकेले में वो चीज़ें क्या फील करी है आपने? सर, इंटरव्यू के पहले का एक दिन तो अवश्य ही बहुत भावनाओं से भरा मोमेंट होता है, जिसमें आपके परिजन, आपके भाई बहन सभी आपको काम डाउन कराने की कोशिश करते हैं और ये आश्वासन देने की कोशिश करते हैं कि जो भी हो आप ये कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको बचपन से देखा है। तो सेम मेरी फैमिली में भी वैसे ही सभी ने बहुत सपोर्ट एंड विशेस देने की कोशिश की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने पूछा अकेले में, तो मुझे ये लगता है मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअली अकेले में फील करती हूँ। तो डेफिनेटली मेरे लिए अकेला होना इज़ सच अ पावरफुल
रियल थिंग। तो मैंने उस दिन भी इंटरव्यू के 1-2 दिन पहले से भी मैं खुद से भी बात करने की कोशिश करती थी कि मैं ये अवश्य कर सकती हूँ। ये एक इंटरव्यू है जिसमें बातचीत ही होगी जैसी हम आम तौर में अपने बड़ों से बातचीत करते हैं। तो वही 1-2 दिन पहले का माहौल था। आपका मैम एक और चीज जानना चाहूंगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो कुछ सवाल जवाब अपने अंदर, या फिर जब आप सामने बैठते हो फिर आप कैसे महसूस करते हो वहाँ पर? सर सबसे पहले तो डर का माहौल अवश्य है आपके अंदर रहता है। आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, डर का एलिमेंट हमेशा रहता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अपने पापा को भी रिजल्ट के 1 दिन पहले तक ये बोल रही थी कि एक सफ़ेद कोरे पन्ने पे लिखे काले कुछ अक्षर कैसे आपका भविष्य तय कर सकते हैं, ये बहुत सरप्राइजिंग है। तो वही इंटरव्यू से पहले भी और इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान भी बहुत डर लगता है, पर साथ में आप खुद को बार बार ये बताते रहिए आप ये कर सकते हैं, आप इसके काबिल है। और फिर तो एक बार जब इंटरव्यू गेट्स ओपन होते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद को यही बताना है कि ये मेरा मोमेंट है, क्योंकि सभी लोग आपको देख रहे हैं, दैट इज़ अबाउट यू। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के वो 20-25 मिनट आपकी पूरी जर्नी को जस्टिफाई कर पाए और आप अपने बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए। आपका पहले ही इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया था या फिर? नहीं सर, एग्ज़ाम की प्रोसेस ऐसी है कि इंटरव्यू का सिलेक्शन ओवरऑल सिलेक्शन के साथ ही पता चलता है। तो यही इंटरव्यू सिलेक्शन का भी पता 22 अप्रैल को ही पता चला। चलिए बहुत बहुत बताइए। और साथ ही साथ मैम इस देवघर क्षेत्र से आप पहली हैं, तो जो और आपके साथ इसके बाद आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, आपसे स्टार्ट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि जर्नी यहाँ पर रुकेगी। आप चाहेंगे, हम सभी लोग चाहेंगे, जितने भी हम देवघर से हैं, चाहे बाबर से हैं, कहीं से भी हैं, हम सभी लोग चाहेंगे कि एक और हमारे बीच से निकले इसी तरीके से। तो उनको आप क्या बताना चाहोगे हमारी टीवी के माध्यम से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने भी कहा, बहुत लोग और बने निकले, यही मेरी उम्मीद है। ना केवल इस क्षेत्र में बल्कि स्पोर्ट्स में और अन्य सभी फील्ड्स में बहुत आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन और मेरे फेलो जनरेशन के लोग सभी बहुत आगे निकले। और एज यू आस्क्ड अबाउट द मैसेज, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो अवश्य ही वो सभी ये कर सकते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ ड्रीम, और अगर आप ये सोच सकते हैं तो आप डेफिनेटली ये कर भी सकते हैं। चलिए ये बेहतर बात है कि अगर आप ये सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। अगर कोई भी सोच रहा है, चाहे वो देवघर से हो, बाबर से हो, जौनसार से हो, हिमाचल से हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जैसे मैम ने कहा है कि सोच आपकी अगर बड़ी है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। मैम एक और चीज़ जो बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं या अन्य, जैसे आप बताया कि दिक्कतें भी आई होंगी, कभी मन ऐसा हुआ आपका कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल, आई थिंक ऐसे मोमेंट्स हर एक इंसान के साथ होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो मुझे भी कुछ दिनों में कभी कभी ये लगता था कि एम आई वर्थ इट, क्या ये मैं कर सकूँगी। पर जैसे हमारे पहाड़ी कल्चर में एक बहुत प्रसिद्ध गाना है जो मुझे पसंद भी बहुत है, उस गाने का नाम कुछ ऐसा है, अगर मैं गलत ना हूँ, आज का दिन बीत गया, दिन तो आना कल का। बिल्कुल। तो वही मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत था, वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। नेचर भी हमें हर एक चीज़ से वो सिखाता है कि ये मोमेंट बीत जाएगा और कल फिर पॉजिटिव और आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। चलिए, और मैम फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में जो होता है, वो एक फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट पापा, आपने बताया कि पापा ने मुझे बताया कि भाई आप ये कर लो या ये आपको करना है, लेकिन उसके पापा के अलावा कोई और ऐसा जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया हो कि नहीं करना है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो? सर मेरे 20 लोगों के परिवार में, और इसके अलावा माई एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल, मेरे मामू के बच्चे, शीतल दी, मेरे 2 भाई और भी मेरे रिलेटिव्स, जिनमें से कुछ यहाँ भी खास बैठे हैं। तो मैं किसी के कंट्रीब्यूशन को क्वांटिफाई या माप नहीं सकती हूँ, पर सभी ने अपने तरीके से बहुत सपोर्ट दिया है। और सपोर्ट सर जैसे आपने बताया पापा का, तो बहुत बार हम कुछ बड़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ये बता सकते हैं कि अच्छा ये कंट्रीब्यूशन था फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली। पर कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स में हमें कोई परिवार का दोस्त कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो हमें उस मोमेंट में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा पुश देता है। तो कंट्रीब्यूशन किसी का मापा नहीं जा सकता, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना कि पुश वाली बात, वही कह रहा हूँ मैं कि ऐसा कभी हुआ कि यहाँ से आपको लगा हो कि बात हो रही है आपकी, आपको लगा कि नहीं अब तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि होता है ना, सभी लोग 20, आपका बहुत बड़ा परिवार है, 20 लोग अपने अपने हिसाब से सभी लोग बताते तो हैं, लेकिन एक पर्सनल ऐसे पर्सन होता है कि हाँ भाई ये आप कर सकते हो, तो आपको उस दिन से लगाओ कि नहीं मैं कर सकती हूँ वो? सर टू बी ऑनेस्ट, मुझे बचपन से ही परिवार ने ऐसा परिवेश दिया
जिसमें उन्होंने मुझे हर क्षण हर दिन ये एहसास कराया कि आप ये अवश्य कर सकते हो, आप ये ही नहीं इससे भी आगे बढ़ सकते हो। तो टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी प्रिसाइज, ऐसा ही कोई मोमेंट पर्टिकुलर मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, बट ऐसे सभी मोमेंट्स थे, हर दिन मेरे लिए ऐसा ही था। मेरे माता पिता और मेरी जो बड़ी बहन है जिनका नाम निशा है, तो मैं उनसे भी ये मजाक करती थी। और जब रिजल्ट आया तो जब हमने सेलिब्रेट भी कर लिया, उसके बाद मैंने बोला प्लीज़ एक बार रोल नंबर कंफर्म कर दो। एंड शी वाज लाइक, वो हमेशा मुझे डांटते थे जब भी मैं सेल्फ डाउट में थी, तो वो बोलते थे मुझे अवश्य पता है आप करोगे। तो वैसा ही सब रहा और बार बार वो सब पुश करते थे इमोशनली। चलिए, साथ ही साथ मैम एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जिस दिन से आपने स्टार्ट किया, ये जो समय जो पीरियड था, आपका समय था यहाँ यूपीएससी से अब जाकर बनने तक का सफ़र, इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी आपके साथ कि जब आप घर आते थे तो यहाँ पर कुछ और फील होता था, जब देहरादून रह रहे हो तो वहाँ पर कुछ और फील होता था, लेकिन एक जो कंटिन्यू आपके दिमाग में जो चली है चीज़, वो क्या थी? ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से यूपीएससी की तैयारी की कोई बिगनिंग या कोई एंड डेट नहीं हो सकती। जैसे 22 तारीख को रिजल्ट आया, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी की जर्नी में वो मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि वो एक नई शुरुआत है खुद को साबित करने का सर्विसेज में जाके और लोगों के लिए अच्छा करने का। और शुरुआती भी कोई डेट नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न वो आप कभी ये जज नहीं कर पाएंगे कि वो किस परिवेश से या किस बैकग्राउंड से पूछे गए हैं। तो हो सकता है जो बात कोई मैंने 7वीं कक्षा में कोई पढ़ी हो या सीखी हो, वो यूपीएससी में कोई प्रश्न आ जाए। तो बिगिनिंग डेट कोई नहीं है, पर मूलतः आपकी प्रश्न की भावना को समझते हुए मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन ग्रेजुएट होने के बाद सितंबर 2021 से प्रारंभ की थी। और सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन था कि जब मैं घर आती होगी तो कैसी भावना थी, या जब मैं जाती होगी, जिससे मैं आपकी भावना को समझते हुए ये समझ पा रही हूँ कि आपका प्रश्न मूलतः यह है कि हम अलग अलग परिवेश में अलग अलग इमोशंस में जाते हैं और डाउट भी करते हैं खुद को। तो मैं ये बताना चाहूँगी 2020 के लॉकडाउन के बाद और 2021 की दिवाली को घर में मनाने के बाद मैं अपने गाँव से यही डिसाइड करके गई थी और सबको बोल के भी गई थी, मैं अब गाँव वापस तभी आना चाहती हूँ जब ये मैं कर दिखाऊँ। और लकीली और भगवान महासूर देवता की कृपा से मैं ये कर पाई और तभी मुझे घर आने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ जब मैंने ये कर दिखाया। चलिए, और साथ ही साथ मैं बहुत सारे दर्शक हैं, मेरे को जब मैंने कल स्टेटस डाला मुझे पता था कि मैं आपसे मिलूंगा, डेफिनेट ये था कि मैं मिलूंगा, लेकिन कल बहुत ज़्यादा हौच पौच था, घर पे बहुत सारे लोग थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा अलग से बात करनी है आपसे। तो बहुत सारे एक यूज़र ने लिखा है कि जब आप मैम से मिलो तो उनके जो रहन सहन के बारे में, जैसे आप जो आपका रहन सहन है वो किस प्रकार का रहा है जब आप इस फील्ड में गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, दिवखार के लिए बहुत बड़ी बात है। जो आपका रहन सहन था, जो आपका शेड्यूल था, प्रॉपरली आप नहीं बता पाओ क्योंकि बहुत लंबा रहता है, लेकिन शॉर्ट टाइम अगर आप बता पाओ। जी सर, शेड्यूल में सर दिन के 24 घंटों में से डेफिनेटली अगर हम 10-12 घंटों को हटा के देखें जो जनरली सभी के टाइम सोने में या बाकी खाने और अन्य एक्टिविटीज़ में जाते हैं, तो बाकी टाइम में से डेफिनेटली मैं हमेशा कोशिश करती थी कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ाई की ओर जाए, पर वो कोई फिक्स नहीं था। कभी वो प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो वो 5 घंटे भी हुआ करते थे और कभी नहीं है तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा स्पेशली जब छुट्टी में आते थे, हमारे कोई रिलेटिव्स घर आए तो मैं प्रॉपर सोशल ब्रेक्स भी लेती थी अपनी फैमिली के लिए भी। और साथ में किसी दिन अगर मुझे लगे मैं प्रोडक्टिव फील नहीं कर रही हूँ और आज कुछ और किया जा सकता है तो अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करती थी। तो बाकी मूलतः 6 से 7 घंटे की पढ़ाई अवश्य डेली में किया करती थी और इसके अलावा कुछ समय न्यूज़पेपर पढ़ना और कुछ न्यूज़ देखना और सोशल मीडिया में भी कुछ मैं न्यूज़ पोर्टल्स को फॉलो करती थी और ये सब पढ़ाई से जुड़ी एक्टिविटीज़ थी हर डे की। चलिए, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मैंने थोड़ा सा बहुत पता किया, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन हाँ मुझे मालूम हुआ है आपके कोई रिलेटिव है वो कहते हैं कि आप फेसबुक और इंस्टा नहीं चलाते हो, ये सच है? जी बिल्कुल। तो ऐसा ख्याल क्यों, या कभी ऐसा आया ही नहीं कि फेसबुक या इंस्टा चलाना चाहिए, इसका थोड़ा सा? सर मैं 8th या 9th क्लास में थी जब मेरे पिताजी और मेरे भाई ने मिलके मेरे लिए एक फेसबुक अकाउंट ओपन किया था और वो बहुत सपोर्टिव भी थे कि जैसे एक टैबू भी होता है कि लड़कियां सोशल मीडिया पे ना हो, तो वो बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि उन्हें हमेशा से लगता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो बच्चे उसका यूज़ करें और सीखें। पर एक टाइम के बाद मैंने ये सोचा पढ़ाई के रीज़न से भी कि मुझे सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। तो शुरुआत में तो मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स चाहे वो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो इस रीज़न से बंद किए थे, बट ओवर द ईयर्स और ओवर द मंथ्स मुझे ये ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ सोशल मीडिया के बिना मैं ज़्यादा सहज और ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। तो अब अगर मेरे पास वक्त भी हो और पढ़ाई के कोई रीजंस भी ना हो तो आई वुड स्टिल वांट कि मैं सोशल मीडिया
कि अकाउंट्स के बिना अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करूँ। चलिए मैम, ये बहुत बढ़िया मैसेज है सभी के लिए। मैम आज मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल यूज़र, मतलब सोशल मीडिया यूज़र, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, बहुत ज़्यादा लोग इसमें चले गए हैं। बहुत सारे लोग छोटे बच्चे हो, 9th 10th की बात करूँ, या फिर जो ग्रेजुएशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सभी लोग चला रहे हैं। तो ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मैंने बिल्कुल डिसाइड किया था कि मैं आपके साथ ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगा। क्या ये सही है आपके हिसाब से? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया खुद में ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव एंटिटी है, तो वो डेफिनेटली उसके यूज़र पे डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, यूज़ करने वाले पे वेरी कर सकता है कि आप सोशल मीडिया से सकारात्मक बदलाव भी अपने जीवन में ला सकते हो और नकारात्मक भी। परंतु उसके अलावा जैसे आपने बहुत छोटी उम्र के बच्चों में फ़ोन, सोशल मीडिया के यूज़ को लेके बात की, डेफिनेटली वो एक बहुत चैलेंजिंग इशू बनकर उभर रहा है और मैं डेफिनेटली उसे एक नेगेटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखती हूँ। क्योंकि जब मैं कल भी अपने भाई बहन और कज़िन से हम बात कर रहे थे कि जब हम बचपन में गांव में भी रहा करते थे तो हम जब गेहूँ या फिर धान काटा जाता था तो उसके खेतों पे वो खड़े में उसे रखते थे तो कूदा करते थे और पूरे गांव में सारी फसलें खीरा होती थी जिसे हम काकड़ी कहते हैं, वो सब खाया करते थे। पर अब आमतौर पर बच्चे फ़ोन में खाते समय हर समय फ़ोन में रहते हैं, तो वो डेफिनेटली उनके मेंटल कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है और साथ में आई साइट के लिए और उसके लॉन्ग टर्म प्रभाव बच्चों पे क्या होंगे उसके लिए भी वो ठीक नहीं है। तो ये डेफिनेटली मेरे यहाँ सभी के लिए ये मैसेज है, फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए, कोशिश जितनी अधिक की जाए तो हमें बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है वो हमारी गैर मौजूदगी में किस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं और क्या वहाँ से सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो आपने कहा है ना कि जिस तरीके से हम पहले हुआ करते थे अब नहीं है, वो अब सारी चीज़ें चेंज हो गई है। हम अभी सोशल मीडिया में खाना खा रहे हैं, फ़ोन छेड़ रहे हैं और अदर चीज़ें कर रहे हैं, फ़ोन हमको चाहिए। लेकिन जैसे आप हो, आपने यूज़ नहीं किया, आज आप IAS बनी हो, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बाबर टीवी आपका इंटरव्यू या पॉडकास्ट कर रही है। जो आने वाला जो हमारा जनरेशन है, जो अभी मुश्किल 15-16 साल है, क्या यहाँ से एक IAS तक का सफ़र तय किया जा सकता है बिना सोशल मीडिया के? जैसे आपने बताया कि मैं यूज़ नहीं करती थी, क्या अभी भी मतलब ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर स्टॉप कर दें, उसके बाद हम तैयारी करें? जैसे हम युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ बहुत सारे फेसबुक में हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, हमारे फेसबुक के थ्रू ही है, बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक के थ्रू जुड़ते हैं। तो उसके लिए तो पिछले कल भी किसी ने पूछा था मुझसे कि भैया ये चीज़ ज़रूर पूछना कि यहाँ पर स्टॉप करके क्या हम आगे कर सकते हैं उस चीज़ को? डेफिनेटली आप हिंदी में एक बहुत फेमस कहावत भी है, जब जागो तभी सवेरा। और डेफिनेटली हर एक इंडिविजुअल किसी भी फील्ड में जब भी उन्हें लगे कि ये सही वक्त है मेरे शुरू करने के लिए, तो आप अवश्य शुरू कर सकते हैं और हर टाइम सही टाइम है शुरू करने के लिए। और इसके अलावा जैसे आपने जनरेशन गैप और नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी प्रश्न किया, तो मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगी। अक्सर हम सोशल मीडिया और कॉन्वर्सेशंस में ये हाईलाइट करते हैं कि कैसे हमारे दिन सबसे अच्छे थे या हमारी जनरेशन ही अच्छी थी, तो उसका एक डिफरेंट एंगल भी है। नेक्स्ट जनरेशन बहुत मायनों में हमसे बहुत अच्छी भी है। जैसे फॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ बहुत सारी कुरीतियाँ समाज पीछे छोड़ता जा रहा है और उनको पीछे छोड़ने में नेक्स्ट जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, आई वुड लाइक टू कॉल देम जनरेशन ऑफ होप, वो उम्मीद की नई जनरेशन है। और आपने 10-15 साल की बात की, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर आपको कुछ और सालों के भीतर ही बहुत सारे बच्चों का अलग अलग फील्ड में एक्सेलेंस की खबर आपको मिले और आप मेरी जगह उनका इंटरव्यू कर रहे हो, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। बिल्कुल मैम। साथ ही साथ मैम एक और चीज़, क्या जिस तरीके से आप घर पे आते हो, खेती बाड़ी कभी रहा है आपका कि यार खेती बाड़ी पे जाना या करना? जैसे हम आजकल सेब की हमारी फसलें, कभी ऐसा रहा है कि फिर आपका सिर्फ पढ़ाई का रहा है कि नहीं मुझे एक बार करना है, क्लियर करना है? सर मैं 2021 के बाद तो खेती बाड़ी के किसी भी कार्य में पार्ट नहीं ले पाई हूँ। मैं डेफिनेटली जब भी हम नवोदय में थे तो हमारी विंटर समर वेकेशंस होती थी, तो हम डेफिनेटली सभी लोग फैमिली में मिलके सारे काम किया करते थे खेती बाड़ी में, जैसे बागवानी है और इसके अलावा बाकी जो भी और हमारी जो जनरल सीरियल क्रॉप्स हैं, तो उन सभी में फैमिली के सभी लोग मिलके काम करते थे और मुझे भी डेफिनेटली उस काम में बहुत रुचि थी। चलिए साथ ही साथ मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, सभी युवाओं के लिए, और वो ये युवाओं के लिए मैसेज रहेगा क्योंकि आप अभी प्रेजेंट टाइम में एक अलग चेहरा, एक पब्लिक फिगर बन गए हो सभी के लिए। जिस तरीके से बात देवघर की करूँ या जौनसार की करूँ, हिमाचल की या अपने बंगाल की करूँ, तो जिसे परिवार में हम
किसी चीज़ को माहौल को क्रिएट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्ले गेम्स हो या अदर चीज़ों में, माहौल को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ करनी है तो इस तरीके से की जा सकती है, चाहे वो गांव की बात हो या फिर शहर की बात हो? सर जैसे आपने पूछा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके लिए घर में आपके कैसा भी माहौल हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो एक सकारात्मक माहौल हो, जहाँ पर यदि आपके बेटा और बेटी है तो उनके बीच बराबरी हो, यदि कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कम पैसे कमा रहा हो, उनके बीच की बराबरी हो। तो जैसे एक बात भी कही जाती है, लीड बाय एग्जाम्पल। तो यदि आप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना बुरी बात है, पर अगर आप ही अपने माँ बाप या अपने किसी बड़े बूढ़े की डिसरिस्पेक्ट करते अपने बच्चों द्वारा देखे गए, तो वो वही सीखेंगे, ना कि वो जो आप उन्हें ओरली बता रहे हैं। तो माहौल सर सबसे पहले जो घर के बड़े हैं, परिजन लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी एक्टिविटीज़ पे माहौल डिपेंड करता है। माहौल ओरली नहीं बनाया जा सकता, वो क्या प्रत्येक दिन अपने बच्चे को सिखाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो माहौल के लिए, और फिर इसके अलावा यदि आप अपने बच्चे को, मान लीजिए आप आर्म्ड फोर्सेस में भेजना चाहते हैं, तो एक थोड़ा सा अलग किस्म का डिसिप्लिन माहौल और फिजिकली एक्टिव किस्म का माहौल होना चाहिए। और यदि कोई जॉब जैसे सिविल सर्विसेज या अदर जॉब्स है, तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअली ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए बच्चे को, डेफिनेटली। चलिए, मैं साथ ही साथ बहुत सारे लोग रह जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने में रह जाते हैं, या फिर फोर्सेस में हम जाना, हम जैसे हॉबी होती है कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी, वहाँ से रह जाते हैं युवा, तो फिर बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होते हैं, उनके लिए कुछ? डेफिनेटली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं या अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड माई ह्यूजेस्ट रिस्पेक्ट टू दम, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि यदि बचपन से देखे गए सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं जैसे जीवन का और आपके अंदर का कोई अंग आपसे पीछे छूट गया हो, क्योंकि आप बचपन से उन सपनों को पिरोए हुए चलते हो। एंड सेकंड थिंग, अगर उनके लिए मैसेज की बात की जाए, तो उनके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि देखिए, कोई भी जॉब किसी चीज़ को करने का एक ज़रिया होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस एक ज़रिया है, एक प्लेटफॉर्म है, पर एंड गोल और उद्देश्य कुछ और है। वो किसी के लिए लोगों से वार्तालाप, लोगों की मदद करना, बड़े बुजुर्ग उनके लिए अवेलेबल रहना, ये हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। तो ये ज़रिया है। जैसे आपने इंडियन आर्म फोर्सेस की बात की, और आमतौर पे हम युवाओं में देखते हैं, वो ये कहते हैं कि उनका गोल है देश की सेवा करना। तो देश की सेवा, आप अपना गोल वही रखिए, बट वो जरिया बदल गया। तो यदि आप आर्म्ड फोर्सेस में या कोई भी व्यक्ति जाना चाहते थे और उन्हें लगा कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जा पाया, तो सबसे पहले वो ये सोचें कि अब ये जरिया नहीं रहा, अब कौन सा जरिया जिसके जरिए ये लक्ष्य पाया जा सकता है। तो आर्म्ड फोर्सेस जैसे सेवा का भाव है देश के प्रति, तो सेवा का भाव तो कूड़ेदान में कचरा डालने से लेकर अपना काम डेली अच्छे से करना, सभी देश प्रेम, इससे बड़ा देश प्रेम कुछ भी नहीं है, जो अगर हर एक सिविलियन अपना काम सिविल लाइफ में बहुत अच्छे से करे। तो यही है, गोल आप वही रखिए, क्योंकि जरिया कुछ भी बदल जाए तो गोल डेफिनेटली नहीं बदलता मेरे हिसाब से। चलिए मैम, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो युवाओं के लिए मोटिवेशन हो आपके हिसाब से, और बड़े बुजुर्गों के लिए एक नई चीज़ हो, देवघर के लिए स्पेशली आपके हिसाब से? जी, सबसे पहले मैं बड़े बुजुर्गों की बात करना चाहूँगी, और डेफिनेटली उनसे एज में बहुत छोटा होने की वजह से मैं उन्हें बहुत कुछ राय तो नहीं दे पाऊँगी। डेफिनेटली हम उनसे ही सब कुछ सीखते हैं, पर उनके लिए यही एक सजेशन होगा। और आज हमारे बड़े बुजुर्ग भी तेज़ी से समय के साथ बदल रहे हैं और सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज यही होगा कि डेफिनेटली आप जिस परिवेश में आप बड़े हुए थे, पैदा हुए थे, आज धीरे धीरे वो परिवेश बदल रहा है। तो इसलिए आप ये उम्मीद ना करें कि आपका घर का हर एक बच्चा सरकारी नौकरी में ही जाएगा तभी वो काबिल है, या यदि आपके घर का बच्चा 24 घंटे पढ़ता ही रहे तभी वो काबिल है। तो आप सबसे पहले ये समझिए, बदलते समय के साथ बच्चों की रुचियों का भी सम्मान करें, और बच्चों की रुचि और बड़े बुजुर्गों की एक्सपेक्टेशंस, उसके बीच हम एक सकारात्मक ग्राउंड फाइंड कर सकते हैं। तो उनके लिए ये राय है। और यदि बच्चे और युवा पीढ़ी के लिए संदेश की बात की जाए, तो उनके लिए सबसे बड़ा संदेश, और आपने ये प्रश्न क्षेत्र की दृष्टि से पूछा है, तो उनके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, हमारे क्षेत्र, पहले तो देवघर और फिर एक्सटेंडेड क्षेत्र जौनसार, बावर, बंगाल, और फिर हमारा प्रदेश, और फिर पूरा भारत, तो सभी के लिए यही कॉमन मैसेज है कि हमारी सबसे बड़ी पावर हमारी एकता है। यदि मैं इस काम को करने में सक्षम हुई हूँ, तो मेरी सफलता का श्रेय और मेरी सफलता का योगदान समाज के लिए तभी होगा जब मैं उनके काम आ सकूँ।
तो एकता से आप सभी आगे बढ़े। यदि आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, तो आप कभी ये मत सोचें कि मुझे किसी से आगे बढ़ जाना है। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रही हूँ, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स लाइफ के लिए सबसे अच्छे मैसेजेस देता है। और जैसे हम स्पोर्ट्स में जैसे टीम गेम, वॉलीबॉल, क्रिकेट, वो हमें बेस्ट मैसेजेस देते हैं कि अगर आज आप वीक है तो आज मैं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करूंगा। जैसे क्रिकेट से भी अगर किसी दिन विराट कोहली अच्छा प्ले ना कर पाए तो रोहित शर्मा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो वैसे ही समाज में हम सभी मिलके एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करें और डेली कॉम्प्लीमेंट्री वे में एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। चलिए, और आपका सबसे फेवरेट गेम? आपने कहा कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी रही हूँ, आपका सबसे फेवरेट गेम? आई एम सॉरी इफ आई सेड, मैं बहुत अच्छी रही हूँ। आई वुड से आई ट्राइड माई बेस्ट और मुझे रुचि बहुत थी स्पोर्ट्स में। मुझे सभी गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पर अगर देखने की बात करें, और बचपन में तो हम खेलते भी थे, पर आज तक मैं बॉलिंग करना नहीं सीख पाई हूँ, घुमा के बॉल देना जैसे। पर रुचि तो मुझे भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, देखने में खास करके, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल बहुत ही बचपन से मुझे याद है, यही रूम ये है जिसमें हमने आई गेस 2007 में वर्ल्ड कप, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता भी था, तो हमने इसी रूम में देखा था। तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट डेफिनेटली फैमिली के साथ देखना सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए मैम, बिल्कुल जैसे आप अभी ये IAS बने हो, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ों को आपको रखना होता है, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, तो इन सब चीज़ों को एक जैसे में एक माला में पिरोना किस तरीके से करते थे आप? चलो, क्रिकेट तो आपका फेवरेट रहा है, तो फिर आपको पता है किस तरीके से 2007 में वर्ल्ड कप जीती है, 2011 में वर्ल्ड कप जीती है। उसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जो आपको माइंड में रखने होते हैं। जैसे मैंने देखे हैं इंटरव्यू जो यूट्यूब पर आते हैं, बहुत सारे जो दिखाने के लिए, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, तो उस टाइप के वो गेम्स से पूछ लेते हैं, अदर चीज़ों से आपसे कल्चर से रिलेटिव पूछ लेते हैं। वो सब चीज़ें दिमाग में एक साथ एक माला में पिरोना, उसकी कोई वजह, खास वजह आपके लिए? जी सर, फर्स्टली जैसे आपने कहा, प्री और मेंस लेवल के एग्जामिनेशन में स्पोर्ट्स पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पर कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पेरिस ओलंपिक्स अभी रिसेंटली हुए, तो उसमें अगर कोई बहुत बड़ी हाईलाइट हो तो उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, पर वो ऐसे नहीं है कि हर एक स्पोर्ट्स को वो बहुत डिटेल वे में पूछे। बट जैसे आपने कहा इंटरव्यू में, और यदि आपको स्पोर्ट्स में रुचि हो, आपने अपने फॉर्म में ये भरा हो, तो डेफिनेटली वो डिटेल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वहाँ के लिए तो यही सजेशन है कि इंटरव्यू में आप तभी ये बात का जिक्र करें और मेंशन करें यदि आप सच में स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो। और इसके अलावा इन जनरल मेरी हॉबी के लिए क्रिकेट मैं देख पाती थी घर वालों के साथ, और भी जैसे ओलंपिक्स हुए तो मेरी बहन, जैसे जब भी हमें लगता था कि इंडिया का कोई भी इवेंट है, तो हम बिल्कुल टीवी के सामने बैठ जाते थे और मैं उसी टाइम ब्रेक ले लिया करती थी कि हम ज़रूर देखें। जैसे नीरज चोपड़ा जी और बाकी सभी यंग एथलीट्स भी जितने थे इस साल ओलंपिक्स में स्पेशली, तो सभी को देखने के लिए टाइम निकाला, क्योंकि वो देश के लिटरली रियल एंड वॉरियर हीरोज़ एंड हीरोइंस हैं। आपकी फैमिली से आपके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय? मेरी फैमिली से मेरे अलावा ओनली मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। पापा मेरे पापा भारतीय सेना में है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है। चलिए, वहाँ से इंस्पिरेशन है कि हाँ मुझे करना है, उन्होंने आपको बताया भी है। अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहोगी मैम? जैसे आप अगर मान लो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आते हो या फिर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आते हो, सबसे पहले अपने क्षेत्र के लिए क्या रहेगा आपके दिल में, दिमाग में? जी सर, सबसे पहले क्षेत्र के लिए कुछ करने से पहले मेरे दिमाग में भी जो विजन है, जो मैंने बचपन से क्षेत्र में बड़े होते होते देखा है, क्या समस्याएं हैं या किस क्षेत्र में और विकास की ज़रूरत है। परंतु कुछ भी स्टेप लेने से पहले मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि किसी भी समाज में वहाँ का युवा और जो एस्पायरिंग जनरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं ये बहुत मजाक में भी अपने पापा को ये बताया करती थी कि जब भी मैं जिस भी ज़िले में मैं कार्यरत रहूँगी तो मैं ये कोशिश करूँगी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले मैं रेगुलर इंटरवल्स में वहाँ के लोगों से बात करती रहूँ। कभी किसी पंचायत के दौरे में जाकर वहाँ के लोगों से ये पूछा जाए कि पर्टिकुलरली उन लोगों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि विकास का जो मापदंड है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। हो सकता है जो हमारे गाँव शेड़िया की ज़रूरत है वो हमारे गाँव पड़ोसी गाँव भगोत या छुमरा को ना हो। तो सबसे पहले तो यही डिपेंड करता है, और अब तो ये डेवलपमेंट के मॉडल को हमारी सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है, जो बॉटम टू टॉप मॉडल है डेवलपमेंट का, कि हम निचले स्तर से ये देखें कि लोगों की क्या ज़रूरत है और लोगों को डेवलपमेंट में केंद्र बिंदु रखकर हम बस उन्हें पुश देने का काम कर पाए। ये मेरे हिसाब से ये ब्रॉड फ्रेमवर्क रहेगा। बाकी जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बड़ों से और ट्रेनिंग के द्वारा सब सीख कर हम कदम उठाएंगे। मैम, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपकी ट्रेनिंग कब तक होगी?
सर मुझे एग्जैक्टली मे बी सही जानकारी ना हो, लगभग 2 साल की ये मेरे पापा ने मुझे जानकारी दी है, तो वही रिसर्च करते रहते थे इस मामले में। तो लगभग 2 साल की ट्रेनिंग, होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सेवा कर रहे हो, जॉब करके आपको टाइम हो जाता है 2 साल 2.5 साल, फिर पहली चीज़ क्या करोगे आप परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए? पहली चीज़ जो आपके दिमाग में हो कि भाई मुझे ये करना है सबसे पहले। सर अपने परिवार के लिए हम परिवारजन जो सब मिल के पहली चीज़ करना चाहेंगे वो है, हम चाहेंगे कि बहुत सालों से हमारे घर देवी देवताओं का प्रवेश नहीं हुआ है, तो हम अवश्य चाहेंगे सबसे पहले हम वही काम करें, देवी देवता को हमारे घर लाने का हमें अवसर मिले। सबसे पहली चीज़ तो यही करना चाहेंगे। चलिए थैंक यू सो मच मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से लेता हूँ अलविदा। साथ ही साथ मैम से बिल्कुल जब आपकी ट्रेनिंग समाप्त होगी मैं प्रयास करूंगा, अगर आप गांव आएंगे तो मैं आपसे एक बार जरूर मिलूंगा, पूरी बावट टीवी की टीम मिलेगी। एक बार आप सभी दर्शकों से अलविदा, फिर से मिलूंगा कहीं दूसरी जगह पर और किसी ऐसी शख्सियतों के साथ जो हमें मोटिवेशन देती हैं और साथ ही साथ हमें बताती है जीवन जीने का वो तरीका, और साथ ही साथ हमें बताती है कि सोशल मीडिया से किस तरीके से आपको दूर रहना है और किस तरीके से आपने अपने आप को बदलना है और किस तरीके से आपने अपने आप को उस फील्ड पर जो आपका गोल है वहां पर झोंकना है और किस तरीके से आपको वो चीज दुनिया को बतानी है, अपने परिवारजनों को बतानी है, अपने क्षेत्र को बतानी है कि आप कर सकते हो। अगर आपने सोचा है तो आप ये चीज कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत अच्छा आपसे मिलके लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला कि मेरे लिए सबसे हार्ड था, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था जब शुरुआत आपसे बातचीत कर रहा था, लेकिन अब जाकर थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।